नमस्कार, स्वागत है आपका लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया और अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी की। तो दूसरी तरफ आज यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान भी हो गया। सीएम योगी ने इस ड्राफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नई नीति में सबका ध्यान रखा गया है। इन दोनों ही खबरों को विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। उससे पहले सूत्रों के हवाले से कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 जगहों पर एटीएस ने छापेमारी की है। लखनऊ में गिरफ्तारी और अब कानपुर में 6 जगहों पर छापेमारी। सूत्र बता रहे हैं कि जाजमऊ समेत कई इलाकों में छापेमारी हुई है। लखनऊ में आज ही 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इसी बीच कानपुर में 6 अलग अलग जगहों पर एटीएस ने छापेमारी की है। सौरभ मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, इन 6 जगहों पर एटीएस को क्या मिला, किस इनपुट के आधार पर छापेमारी हुई थी? देखिए, जिस तरीके से 2 आतंकी लखनऊ से पकड़े गए हैं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद साफ बात हुई कि कानपुर से भी इनके तार जुड़े हैं। तो जो उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आया, उसके आधार पर कानपुर के जो 6 स्थान है, वहां लखनऊ एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अभी भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो पूरे जिले के कई जो इलाके हैं जहां पर वो संदिग्धों की बात की जा रही है, वहां पर छापेमारी चल रही है। इनमें से सौरभ, ये 6 कौन-कौन से लोकेशंस हैं? कौन-कौन से लोकेशन पर छापेमारी हो रही है? देखिए, एक चकेरी थाना क्षेत्र का जाजमऊ इलाका पड़ता है, वहां ये छापेमारी चल रही है। साथ साथ चमनगंज के बेकनगंज में चल रही है और पीसबाग इलाका है, वहां पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ नौवस्ता के मछरिया इलाके में। तो कुल मिला के लगभग आधा दर्जन वो इलाके हैं जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। और कुछ देर बाद जो हमारे सूत्र है वो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से किसी को क्या उन्होंने उठाया ठीक है सौरभ, नजर बनाए रखे इस पूरी की पूरी कार्रवाई पर। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो कानपुर में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी अब भी चल रही है। और इससे पहले लखनऊ समेत पूरे यूपी में धमाकों की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी की। इनके घर से बम, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। ये आतंकी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की फिराक में थे। तो आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता दें कि इन 2 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई है, इनके परिवार से भी पूछताछ हुई है, हिरासत में लिया गया है। लखनऊ समेत पूरे यूपी को दहलाने की इनकी साजिश थी। सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे ये। मानव बम के जरिए हमले की प्लानिंग थी। एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम मिनहाज अहमद है और दूसरे का नाम मसीरुद्दीन है। कुकर बम और विस्फोटक इनके घर से बरामद किए गए। 15 अगस्त से पहले हमले की साजिश थी। उमर अल मंदी का आतंकवादियों का जो हैंडलर है वो था। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात हो रही है कि बॉर्डर से मिल रहे थे इन दोनों को निर्देश। कुछ और आतंकवादियों की तलाश भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इनके 4 साथी इस वक्त फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में
एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है अभी और उससे पूछताछ की जाएगी, तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। और इधर यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। विधि आयोग ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था और अब यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे रिलीज भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 10 साल के लिए जनसंख्या नीति जारी कर दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर इस नीति का ऐलान किया। लगभग 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति क्यों जरूरी है? यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति जारी की है उसके क्या नफा नुकसान है? नई जनसंख्या नीति में क्या क्या प्रावधान है? सब कुछ आसान शब्दों में समझिए। डिजाइन किया गया है एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं, उसमें इसी का इस्तेमाल। ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा जरूरतें, संसाधनों की कमी, सुविधाओं का अभाव, गरीबी, भूखमरी, सड़कों पर भीड़, ट्रेन में जगह नहीं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिनके लिए सीधे सीधे बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार है। बेरोजगारी, अपराध, आतंकवाद जैसी घटनाओं के पीछे भी पॉपुलेशन को वजह माना जा सकता है। इन सभी समस्याओं के मुकम्मल समाधान की शुरुआत जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही होती है। तो जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति को बनाने के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आबादी पर नियंत्रण किया जाए। इसके लिए जरूरी है छोटा परिवार। जब परिवार छोटा होगा तो सुविधाएं ज्यादा होंगी। यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति अपनाई है उसमें कहा गया है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर गरीबों और अशिक्षित लोगों में सबसे ज्यादा है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की माने तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भी कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके पीछे तर्क ये देते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी। योगी सरकार ने ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी प्लान बनाया है। व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए यूपी में लागू की जाएगी। अभी जो प्रावधान है उसमें सुझाव और बदलाव के लिए लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद जब भी विधानसभा की बैठक होगी तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। एक बार विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सबसे सख्त जनसंख्या नीति लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के खिलाफ जंग की। ये लड़ाई अब भी जारी है और इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नया प्लान तैयार किया है इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए। तीसरी लहर का सामना करने के लिए संघ देशव्यापी कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करेगा। ये कार्यकर्ता 2.5 लाख स्थानों पर जाएंगे। संघ की ओर से 27,166 शाखाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर विस्तार से चर्चा की गई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि संघ पूरे देश में कोरोना से मुकाबला करने के लिए प्रशासन की मदद करेगा। तीसरी लहर के दौरान मरीजों की मदद के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और इस समय देश में 39,454 शाखाएं लग रही हैं, जिसमें 12,288 ई शाखाएं हैं। संघ के ये कार्यकर्ता हालात बिगड़ने पर लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर से दूर गांव और बस्ती में कई स्वयंसेवी संस्थाओं को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। संघ कोरोना से बचाव के लिए माताओं और बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करेगा। तो संघ ने तैयार किया है कोरोना से मुकाबले का मास्टर प्लान। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए ट्रेनिंग प्लान की बनाया गया है संघ की ओर से और इसी पर एक ट्वीट भी किया गया है। संघ की ओर से ये ट्वीट किया गया है। इस वक्त देश में 39,454 शाखाएं लग रही हैं, जिसमें 12,288 ई शाखाएं हैं और इन शाखाओं के जरिए स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो आने वाली तीसरी लहर के दौरान और बेहतर तरीके से देश की सेवा कर सकें। और अब बात राज्य पेयजल मिशन की कर लेते हैं। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सके और इस योजना के जरिए खासकर बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र की बात करें तो दावा है सरकार का कि पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है। वहीं दूसरे इलाकों में भी काम तेजी से चल रहा है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं राज्य पेयजल मिशन और स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभाल रहे अनुराग श्रीवास्तव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पेयजल मिशन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि साल 2024 तक हर ग्रामीण जिले में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रमुख सचिव विभाग के नमामि गंगे और स्वच्छता, साथ ही राज्य पेयजल मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे अनुराग श्रीवास्तव जी। सर, अभी तक जो चल रहा है मिशन आप लोगों का, चूंकि गर्मी का समय है, ये इस वक्त वैसे भी वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, अभी आप लोगों की तरफ से कहाँ तक काम पहुँचा है सर? देखिए, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी जल जीवन मिशन की, इसके तहत उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये तय हुआ कि सबसे पहले बुंदेलखंड विंध्य के जो हमारे 9 जिले हैं, बुंदेलखंड के 7, मिर्जापुर, सोनभद्र, इनमें हर गांव में पीने का पानी घर घर तक उपलब्ध कराने की योजना बनाने का उन्होंने बनाया था, आदेश दिया था। उसके अनुक्रम में हमने सभी 9 जिलों के लिए योजनाएं बनाकर और कार्य सब में चल रहा है, तेज गति से कार्य चल रहा है और अगले कमिंग ईयर में हम लोगों को ये काम करीब करीब पूरा हो जाएगा और हम बुंदेलखंड विंध्य के 9 जिलों के सभी घरों में पानी देने में समर्थ हो जाएंगे। वो इलाका है जहाँ पर कि पहले टैंकर से पानी जाता रहा है, लेकिन हमारी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग इसको पूरा सैचुरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी उत्तर प्रदेश बचा, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी योजना बना ली है और आधे उत्तर प्रदेश के बारे में कार्यदायी संस्थाओं को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और वो लोग सभी गांवों में पेयजल देने की योजना 2024 तक हम पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे इस योजना से और कार्य हमारा 2022 में ही सभी में प्रारंभ हो जाएगा। लाख टके की बात में इस वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए स्पेशल।